हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में जो कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज चल रही है, उसके लेक्चर में आज हम असिम्प्टोटिक एनालिसिस के बारे में देखेंगे। और यहाँ पर जो बिग ओ नोटेशन का कॉन्सेप्ट है, थीटा नोटेशन का कॉन्सेप्ट है, ओमेगा नोटेशन का कॉन्सेप्ट है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं असिम्प्टोटिक एनालिसिस को स्टडी करना। तो जैसे कि असिम्प्टोटिक एनालिसिस ई ऑफ एन एल्गोरिदम क्या है एक्चुअली, ये रेफर करता है बाय डिफाइनिंग ऑफ मैथमेटिकल फ्रेमिंग ऑफ इट्स रन टाइम परफॉर्मेंस। यानी कि ये क्या है एक्चुअली, क्या डिफाइन करता है, मैथमेटिकल फ्रेमिंग है जो कि रन टाइम परफॉर्मेंस के लिए है। उस पर्पस के लिए यहाँ पर एसिम्प्टोटिक एनालिसिस हम करते हैं, ताकि जो हमारा रन टाइम परफॉर्मेंस है उसको हम डिफाइन कर सके, उसको हम एक्चुअली देख सके कि क्या परफॉर्मेंस हमारी आ रही है। यूजिंग दिस हम लोग हमारे यूजिंग असिम्प्टोटिक एनालिसिस हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, हम लोग कंक्लूड करते हैं कि बेस्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है, वर्स्ट केस क्या है कोई पर्टिकुलर एल्गोरिदम का। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है असिम्प्टोटिक एनालिसिस में। असिम्प्टोटिक एनालिसिस इज इनपुट बाउंड। इनपुट बाउंड है इफ देयर इज नो इनपुट टू द एल्गोरिदम। यानी कि ये इनपुट बाउंड है, अगर एल्गोरिदम में कोई इनपुट होएगा ही नहीं तो ये क्या कंक्लूड करेगा, जस्ट लाइक अ कांस्टेंट टाइम जो भी होएगा वो एज अ आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ये इनपुट बेस्ड होता है, इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द रनिंग टाइम ऑफ वन ऑपरेशन इज कंप्यूटेड। यानी कि एक ऑपरेशन का रनिंग टाइम अगर हम कंप्यूट करते हैं एज अ एफ ऑफ एन, और दूसरे फंक्शन दूसरे ऑपरेशन का कंप्यूट करते हैं रनिंग टाइम एज अ जी ऑफ एन की पावर 2, यानी कि एन रेज टू 2। दिस मीन्स द फर्स्ट फंक्शन रनिंग टाइम विल इंक्रीज लीनियरली। यानी कि अगर इसमें मैं n की कोई वैल्यू डालती हूँ तो लीनियरली उसमें इंक्रीज इंक्रीज होता रहेगा, मेरा टाइमिंग इंक्रीज होता रहेगा। बट अगर मैं इसमें n की वैल्यू इंक्रीज करती हूँ, n की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 करती हूँ, तो इसमें एक्सपोनेंशियली चेंज आएगा, यानी कि इसमें इंक्रीजिंग ज्यादा होएगी एज कंपेयर टू दिस फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली द रनिंग टाइम ऑफ बोथ ऑपरेशन विल बी नियरली टू द सेम। यानी कि इन दोनों का नियरली सेम रहेगा, क्योंकि ये n है। इफ n इज सिग्निफिकेंटली स्मॉल, अगर दोनों केस में n, अगर हम ये एज्यूम करके चले कि n अगर छोटा है, काफी सिमिलर, काफी स्मॉल अमाउंट में है, तो उस केस में क्या रहेगा, उस केस में दोनों का रनिंग टाइम सेम आएगा, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डायग्राम से समझते हैं। दोस्तों, जब हम कोई एल्गोरिदम को एनालिसिस करते हैं तो काफी कुछ हम अवॉइड करते हैं, काफी कुछ हम इग्नोर करते हैं, लाइक कि ये प्रोग्राम किस हार्डवेयर पर चलने वाला है, किस एनवायरनमेंट पर चलने वाला है। हम ये मानकर चलते हैं कि हम ओनली हमारे लॉजिक को टेस्ट कर रहे हैं कि वो एग्जैक्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। मीन्स कि दो एल्गोरिदम को अगर हम सेम एनवायरनमेंट में रन करें तो कौन सा ज्यादा बेटर है। तो ये सब हम किसके थ्रू चेक करेंगे, ये सब हम ग्रोथ रेट के थ्रू चेक करेंगे। तो ग्रोथ रेट होता क्या है, ग्रोथ रेट के थ्रू हम देखेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, ग्रोथ रेट सेज दैट द रेट एट विच द रनिंग टाइम इंक्रीजेस एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। ठीक है, जैसे जैसे हमारा रनिंग टाइम इंक्रीज होता रहेगा, किस बेस पे इंक्रीज होएगा, जब हम इनपुट को इंक्रीज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर क्या है, ये n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि सपोज आप मान के चलो, यहाँ पर n है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 एंड 7, 8 अप टू दिस। ठीक है, और ये क्या है, टाइम। यानी कि जैसे जैसे मेरे n की वैल्यू इंक्रीज होएगी, वैसे वैसे मेरा टाइम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ग्रोथ रेट बोलते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं, यानी कि एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है और हमने उसको डेटा एंटर, यानी कि एज अ इनपुट कितना डेटा दिया है, तो वो डिपेंड करता है। अगर मैं इनपुट कम देती हूँ तो वो टाइमिंग कम लेगा, अगर मेरा इनपुट बढ़ता जाएगा तो एल्गोरिदम का टाइम भी बढ़ता जाएगा। लाइक एग्जांपल आप मान के चलो, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपको 50 नंबर्स में से कोई आपने 50 नंबर इनपुट किए हुए हैं, उनमें से आपको सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, सबसे बड़ी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको अप्रोक्सीमेट तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। बट अगर मैं यहाँ पे आपको ये बोलूँ कि आपको 50 इंस्टेड ऑफ 50 आपको 1000 नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करना सबसे बड़ा नंबर, तो इट विल टेक अ लॉट टाइम। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, कि जितने ज्यादा इनपुट्स हमारे बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा हमारा टाइम भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप डायग्राम के साथ समझ सकते हैं, जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे हमारा टाइम भी
इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे ये ग्राफ बनाया है और एक ही प्रोग्राम की अगर दो एल्गोरिदम है, तो हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि कौन सी एल्गोरिदम ज्यादा बेटर है, जिसमें कम टाइम लगेगा वो बेस्ट होएगी। ठीक है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम रहता है, कोई भी पर्टिकुलर एल्गोरिदम है, एक प्रोग्राम की कई एल्गोरिदम रहती है, तो हम अलग अलग एल्गोरिदम को उसी प्रोग्राम के थ्रू एक ही प्रोग्राम के एल्गोरिदम को चेक करते हैं, और जिस एल्गोरिदम में कम टाइम लगता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है, उसे हम यूज करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब इसमें नेक्स्ट हम ये कॉन्सेप्ट और समझते हैं। तो दोस्तों पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर ये n एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट्स ही हो गया, ये सेम टाइम हो गया। यहाँ पे जो k पॉइंट है, k का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने दो फंक्शन लिए हुए, दो ग्रोथ रेट है अलग अलग। एक फंक्शन का नाम दिया एफ ऑफ एन, दूसरे फंक्शन का नाम दिया जी ऑफ एन। तो यहाँ पर k क्या है, k इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि दोनों एल्गोरिदम सेम टाइम ले रही है, यानी कि सेम टाइम पे एग्जीक्यूशन करेगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि दोनों एल्गोरिदम सेम टाइम पे आपका आउटपुट देगी, सेम टाइम देगी। और इससे अगर बिलो देखे तो उसमें क्या रहेगा, जी ऑफ एन कम टाइम लेगा, और इससे अगर अबोव में देखे तो उसमें क्या होगा, जी ऑफ एन ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखो, अगर ये ऊपर वाली स्टेटमेंट है, यानी कि मोर टाइम, जी ऑफ एन मोर टाइम ले रहा है एज कंपेयर विद एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन यहाँ पे क्या ले रहा है, एफ ऑफ एन यहाँ पर कम टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एन क्या है, यहाँ पे ये लेस टाइम ले रहा है। ठीक है, लेस टाइम, और ये मोर टाइम लेगा। तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम का ग्रोथ रेट है, और ये दूसरी एल्गोरिदम का ग्रोथ रेट है। तो अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ ऑफ एन में, एन की पावर 4 प्लस 2n⁻² प्लस 100n+500। ये नॉर्मली एक फंक्शन है जो कि मुझे इन एल्गोरिदम के थ्रू एग्जीक्यूट करना है, यानी कि एफ ऑफ एन के थ्रू एग्जीक्यूट करना है। तो उस केस में क्या होएगा, यहाँ पे उस केस में आप यहाँ पे ये समझिए कि अगर मैं n की वैल्यू मिनिमम लेती हूँ, जस्ट लाइक अगर मैं 1 लेती हूँ, तो मुझे ये सारी स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी, तब जाके मैं कोई हाईएस्ट वैल्यू पता कर पाऊंगी, हाईएस्ट टाइम पता कर पाऊंगी कि कितना टाइम लग रहा है। बट अगर ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू को ही 1000 कर दूं या 10,000 कर दूं, तो उस केस में क्या होएगा, 10,000 की पावर ऑफ 4, तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो मैं रेस्ट वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, यानी कि इसके बिना भी मेरा आउटपुट इससे ऊपर तो नहीं आने वाला, यानी कि मेरा टाइमिंग इससे ज्यादा तो नहीं होने वाला। तो ये डिपेंड करता है, यानी कि अगर मेरी वैल्यू एन की ज्यादा हो रही है, तो आगे वाली वैल्यूज को मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि उनको काउंट करके, टोटली काउंट करके मेरी इस वाली वैल्यू से मेरा टाइमिंग कम ही आएगा इन सब का। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एन की वैल्यू को हाईएस्ट, जो वर्स्ट केस में लेके चलते हैं, वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एन की वैल्यू अगर लेस है तो ऑल द आइटम्स आर इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर एन की वैल्यू कम है तो सारे के सारे आइटम्स यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। बट अगर एन की वैल्यू मोर है, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाती है, तो एन का ही मेन रोल रहता है, बाकी रेस्ट हम इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सेम यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं टॉपिक हमारा कि जो यूजुअली एल्गोरिथम एनालिसिस में हम करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हम इसमें कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं कि बेस्ट केस क्या होता है, एवरेज केस क्या होता है, वर्स्ट केस क्या होता है। तो बेस्ट केस तो ये होता है कि मिनिमम टाइम में ही हमें जब भी हम एग्जीक्यूट करें, वो सबसे कम टाइम में हमें डाटा मिल जाए। एवरेज केस क्या होता है, हमें जस्ट लाइक ना ज्यादा टाइम लगे ना कम टाइम लगे, जस्ट लाइक एवरेज टाइम में हमें हमारा डाटा मिल जाए, एवरेज टाइम में हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एंड द वर्स्ट केस क्या है, सबसे ज्यादा टाइम लेगा, यानी कि मैक्सिमम टाइम लेता है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि 10 वैल्यू है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं 10 वैल्यू में से फंड 1 को फाइंड आउट करना चाहती हूँ, और अगर बेस्ट केस अप्लाई करती हूँ, तो डायरेक्टली क्या होएगा, विद इन अ सेकेंड हमारा डाटा हमें डिस्प्ले हो जाएगा। एवरेज केस का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मुझे उसी 10 एलिमेंट्स में मुझे 5 फाइंड आउट करना है, तो वो किसके लिए है, वो एवरेज केस के लिए है। और अगर मुझे 10 फाइंड आउट करना है, यानी कि वो वर्स्ट केस है, मुझे लास्ट पॉइंट पे जाके मेरा जो भी डाटा है वो मिलेगा, और इतना टाइम वो लेगा एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट असिम्प्टोटिक नोटेशंस में हम
तीन नोटेशंस का डिस्कशन करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बिग ओ नोटेशन, फिर देन ओमेगा एंड देन थीटा। ठीक है, तो अब ये वन बाय वन हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिग ओ नोटेशन क्या होता है। तो बिग ओ नोटेशन क्या है, जस्ट लाइक अपर बाउंड, ये अपर बाउंड को एक्सप्रेस करने का काम करता है और ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करता है, क्योंकि हमें हमेशा वर्स्ट केस लेके ही चलना होता है। अब अभी सबके माइंड में ये आएगा कि एक्चुअली बेस्ट केस क्यों नहीं लेते। तो बेस्ट केस हम ओनली उस केस में ले सकते हैं कि हमारा डेटा हमें इंस्टेंट यानी कि रैंडम वैल्यू यानी कि फर्स्ट वैल्यू पे ही मिल जाए और हमारा टाइम काफी बच जाए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेटा काफी बड़ा होता है और ऐसा हर टाइम हम बोल नहीं सकते कि जैसे ही हमने कुछ एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम दिया और तुरंत वो एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहाँ पर वर्स्ट केस लेके चलना पड़ता है, ताकि हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को यहाँ पर ट्राई करें, अप्लाई करें, कंपेयर करें। दैट इस पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पर वर्स्ट केस को कंसीडर करते हैं। वर्स्ट केस क्या है, बिग ओ नोटेशन क्या है, बिग ओ नोटेशन वर्स्ट केस को मेजर करता है और ये क्या करता है, अपर बाउंड की एल्गोरिथम की जो अपर बाउंड है उसको एक्सप्रेस करने का काम करता है। अब आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए, एक फंक्शन है जी ऑफ एन, एक फंक्शन है एफ ऑफ एन। ठीक है, तो जी ऑफ एन क्या है, जी ऑफ एन है अपर बाउंड, एफ ऑफ एन क्या है, एफ ऑफ एन है लोअर बाउंड। ठीक है, पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझिए इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एन, जिसके अंदर एन की पावर 2 + 3n + 1 दिया गया है। जस्ट रैंडम कोई भी मैंने फंक्शन लिया है। यहाँ पर एक और फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, जिसको मैंने नाम दिया है जी ऑफ एन। ठीक है, तो जी ऑफ एन में मैंने यहाँ स्टेटमेंट, जी ऑफ एन में एक बार कंसीडर करो, मैंने सपोज यहाँ पे ये लिखा है टू, जी ऑफ एन इज इक्वल टू एन की पावर 2, ओनली इतना स्टेटमेंट लिखा है। बट अगर मैं जी ऑफ एन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो या तो स्टेटमेंट में ये ऐसे लिख सकती हूँ, या फिर डायरेक्टली इस वे में भी मैं ये स्टेटमेंट लिख सकती हूँ। डायरेक्टली ये वाली स्टेटमेंट आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, जी ऑफ एन मैंने एक फंक्शन लिया है और जी ऑफ एन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट यहाँ पर आई है। ठीक है, तो अगर हम वन बाय वन चेक करें, एन की वैल्यू को स्टार्टिंग में अगर मैं 1 डालती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा। अगर मैं एन की वैल्यू को 1 लिखती हूँ तो मेरा आंसर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 5 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू 1 करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि इस केस में जी ऑफ एन क्या है, जी ऑफ एन लोअर बाउंड है, यानी कि जी ऑफ एन अभी यहाँ पर काम कर रहा है कोई लोकेशन पे पर्टिकुलर। ठीक है, अब अगर मैं एन की वैल्यू को 3 लेती हूँ तो 3 के केस में क्या होएगा, अगर मेरी एन की वैल्यू यहाँ पर अब 3 है, तो 3 के केस में क्या होएगा, एन की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 2 + 3n, 3 × 3 + 1, यहाँ पर यानी कि स्टेटमेंट यहाँ पर इक्वली आई है, ये एन की पावर 2, 3 × 3 9 + 9 + 1, यानी कि स्टेटमेंट क्या आई है, 9 + 9 18 और 19 आया है यहाँ पे। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, 2 की पावर एन की पावर 2 यानी 9 × 18। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा स्टेटमेंट, 18 और 19 और 18, एफएन में 18, एफएन में 19 एंड जीएन में 18 आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, इसमें भी जी ऑफ एन मेरा क्या है, लोअर बाउंड में रह रहा है। ठीक है, अब अगर मैं स्टेटमेंट ये लेके चलती हूँ, इंस्टेड ऑफ एन की वैल्यू 3, अगर मैं 4 लेती हूँ तो उस केस में क्या होएगा, उस केस में ये होएगा, एफ ऑफ एन की वैल्यू मेरी हो जाएगी एन की पावर 4 + 3 × 4 + 1, दैट इज 29। ठीक है, एंड जी ऑफ एन में मेरा आंसर आ जाएगा 32। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी ऑफ एन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जी ऑफ एन अब अपर बाउंड हो चुका है और एफ ऑफ एन क्या हो चुका है, लोअर बाउंड हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देख क्यों रहे हैं, हम हमारा कॉन्सेप्ट इस पर्पज से देख रहे हैं कि जब हमें एक ही फंक्शन चलाना है तो हम दूसरा फंक्शन ले ही क्यों रहे हैं यहाँ पे। तो जी ऑफ एन हम इसलिए लेते हैं कि अगर हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई कर भी ले तो उस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि क्या पता जो हमारा ये एफ ऑफ एन फंक्शन है, इससे भी ऊपर हमारी कोई वैल्यू आ जाए, तो हम एक ऐसा वर्स्ट केस लेके चलते हैं कि इससे ऊपर तो हमारा कोई आंसर आएगा
ही नहीं। तो इसके लिए जो भी हमारा ये मेन फंक्शन है, उसके ऊपर हम लोग एक फंक्शन और ले लेते हैं, ताकि इससे ऊपर कोई भी आंसर जाने के चांसेस ना रहे। तो इस पर्पज से हम लोग जी ऑफ एन को यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। तो अब हम बोल सकते हैं कि हमने एक ऐसा कर्व फाइंड आउट कर लिया है जो एफ ऑफ एन से अबोव है। तो अगर मैं एफ ऑफ एन फंक्शन को यूज करती हूँ तो उसमें वैल्यूज का वेरिएशंस हो सकता है, यानी कि वर्स्ट केस अगर मैं ना कंसीडर करूँ तो ऐसा हो सकता है कि मुझे मेरा एग्जैक्ट टाइमिंग पे मेरा आउटपुट ना मिले, जो मैं सोच रही हूँ वो मेरा एग्जैक्ट नहीं आए आउटपुट। तो उसमें क्या रहता है, तो उसमें वैल्यूज का वेरिएशन हो सकता है जो कि एग्जैक्ट नहीं होता है। हम उससे ऊपर का कर्व फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस पर्पज से मैंने यहाँ पे ऊपर का कर्व फाइंड आउट कर लिया। तो नंबर ऑफ इनपुट अगर ज्यादा है तो एफ ऑफ एन की वैल्यू जी ऑफ एन से कम ही होगी, क्योंकि जी ऑफ एन अपर बाउंड है और हमारा एग्जैक्ट मैच होएगा आउटपुट का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। बिग ओ नोटेशन में हम लोग अपर बाउंड को कंसीडर करते हैं ताकि वो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कर सके। तो हम एग्जैक्टली ये बोल सकते हैं कि हमारी एल्गोरिदम एन की पावर 2 पर डिपेंडेंट है, देन हाउ विल रिप्रेजेंट इट। यानी कि जो भी हमारी एल्गोरिदम है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टोटली पावर एन की पावर एन रेज टू 2 इस पे डिपेंडेंट है। तो ये क्या है, ये बिग ओ एन की पावर 2। ठीक है, तो क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एफ ऑफ एन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। ठीक है, ओमेगा नोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ओमेगा नोटेशन लोअर बाउंड को एक्सप्रेस करने का काम करती है और ये बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने का काम करती है। बस यही डिफरेंस है इसके अंदर। बिग ओ में हम वर्स्ट केस लेते हैं, इसीलिए ये बेनिफिशियल है। ओमेगा में हम क्या कर रहे हैं, बेस्ट केस ले रहे हैं, यानी कि जी ऑफ एन की वैल्यू ही कम आ रही है यहाँ पे, तो हमें हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम ये किस केस में काम करेगा, अगर नंबर ऑफ इनपुट बहुत ही कम है तो ओनली उस पर्पज के लिए ठीक है, अदरवाइज दिस इज नॉट अ बेनिफिशियल। ठीक है, इट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन टू यूज दिस नोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, ये फॉर्मल वे है किसको एक्सप्रेस करने का, लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों की एल्गोरिदम, दोनों का जो एल्गोरिदम का रनिंग टाइम है उनको एक्सप्रेस करने का वे है थीटा विद द हेल्प ऑफ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो इसमें क्या रहता है, इसमें वैल्यूज में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। कभी जी ऑफ एन फंक्शन ऊपर है, कभी जी ऑफ एन फंक्शन नीचे है, कभी एफ ऑफ एन मिडिल में है। तो यानी कि इसमें फ्लक्चुएशंस रहते हैं, हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें कैसा रहता है, इसमें यहाँ पर दो फंक्शन रहते हैं विद देयर कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, थीटा नोटेशन लिखा कब जाएगा, तभी लिखा जाएगा जब ये अपर बाउंड और ये लोअर बाउंड, तो ये जी ऑफ एन क्या है, जी ऑफ एन यहाँ पे ये वाला जी ऑफ एन अपर बाउंड है और यहाँ पर ये वाला क्या है, लोअर बाउंड है। तो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड की डिग्री सेम होनी चाहिए यहाँ पर। अगर ये सेम है तभी हम लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते। लाइक एग्जाम्पल की अगर बात करें, यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू होती है लाइक C1 एंड C2। तो यहाँ पे C1 और C2 कुछ भी हो सकते हैं बट जी ऑफ एन सेम होना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो 2 जी ऑफ एन अगर मैं बोल देती हूँ N2 है, तो C2 क्या हो गया यहाँ पे, 2C1 हो गया और N2 क्या है, ये जी ऑफ एन है। ऐसे ही अगर मैं C2 में इसमें बात करूं तो अगर मैं C2 की वैल्यू 3 लिख दूं, बट कंडीशन क्या है, मेरा जी ऑफ एन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेम रहता है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। तो ये कॉमन असिम्प्टोटिक नोटेशंस है कि अगर आपका कोई कांस्टेंट आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, 1 आएगा। लॉगरिथम को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो log n उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। लीनियर को कर रहे हो तो यानी कि जो आपने लीनियर वैल्यू डाली है अप टू द n अगर हम लेके चलते हैं तो वो n आपको टाइम देगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखे हुए, यानी कि फिक्स फॉर्म है। अगर पॉलिनोमियल लिया, एक्सपोनेंशियल लिया, क्यूबिक लिया, क्वाड्रेटिक लिया, तो इनके ये फिक्स नोटेशन है, आपको यही टाइम लगने वाला है उसके अंदर। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एरे का टॉपिक और एरे का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे। टिल देन आप ये टॉपिक कंप्लीट